सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट खबरें और इवेंट्स डिस्कस करते हैं। सो आज मैं डिस्कस करूँगा डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स के बारे में। मैंने डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑलरेडी एक पहली वाली वीडियो में कवर करी हुई है, जिसमें प्राइमरली मैंने 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करी थी। लेकिन जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इंसेंटिव्स, क्या क्या पॉलिसी पॉइंट्स, क्या क्या रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस और रूल्स बनाए गए हैं। सो आज मैं प्राइमरली उन पॉइंट्स को कवर करूँगा, क्योंकि गाइस अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में बढ़ावा देना है तो सिर्फ परचेज़र जो कि ड्राइवर है उसको इंसेंटिव देने के साथ साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने वाले हैं, उन लोगों को भी इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक मिसमैच हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में। सो आज मैं वो डिस्कस करूँगा, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप सारी लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में होते हैं उससे जुड़े रहना चाहते हैं। सो गाइज, लेट्स जस्ट बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं। मैं पहली जो इंसेंटिव है गाड़ियों पे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 4 व्हीलर्स को 1.5 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, और ये एक तरीके से कैश बैक इंसेंटिव होगा जो कस्टमर्स के अकाउंट में आएगा, और 3 व्हीलर्स को 30,000 तक का मैक्सिमम इंसेंटिव दिया गया है। ये इंसेंटिव यूज़र्स को मिलेगा जब वो अपना रोड टैक्स सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, उसके बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुछ क्लॉज मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं जो कि मुझे ड्राफ्ट में बहुत पसंद आए, तो उसमें अगर ये क्लॉज हम पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा है कि जो प्राइमरी चार्जर्स हैं उनका प्राइमरी इस्तेमाल जो है वो घरों में और वर्क प्लेस में होने वाला है। यहाँ तक कि गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, यहाँ पर भी प्राइमरी जो चार्जिंग होती है 95% वो वर्क प्लेस पे या फिर घरों पे होती है। तो डेस्टिनेशन चार्जिंग इसको बोला जाता है, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं या फिर मॉल में, शॉप पे, रेस्टोरेंट पे जब आपने वहाँ चार्जिंग करी, वो सिर्फ 5% ही कॉन्स्टिट्यूट करती है टोटल चार्जिंग की। So that is one point which daily EV policy has actually admitted। और फिर उन्होंने ये बोला है कि अगर आप ऐसा कुछ इक्विपमेंट अपने घर पे या फिर वर्क प्लेस पे लगाते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डिस्कॉम से उसे इंटीग्रेट करेंगे। आपके जो लोकल डिस्कॉम है आप उसे इंटीग्रेट करें, जिससे कि आपको लोड मैनेजमेंट में मदद मिले। और ऑब्वियसली अगर आप एक चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं जो कि काफ़ी हैवी इक्विपमेंट हो सकता है, अगर आप 15 किलोवाट का DC चार्जर लगवा रहे हैं या 22 किलोवाट का AC चार्जर लगवा रहे हैं या फिर 50 किलोवाट का चार्जर लगवा रहे हैं, इतना भारी इक्विपमेंट आप बिना डिस्कॉम के इन्वॉल्वमेंट के आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि आपके एरिया में जो लोकल ट्रांसफार्मर है वो कितना लोड ले सकता है। उसके हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेंगे, या फिर तो आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा या फिर अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली डिस्कॉम का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चेंजेस इन बिल्डिंग बायलॉज। तो यहाँ पे एक बहुत ही मास्टर मूव है कि जो नई घर और वर्क प्लेस हैं वहाँ पे 20% ऑफ द पार्किंग स्पॉट शुड हैव EV कैपेबिलिटी। यानी कि अगर आप कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग बनवा रहा है, सोसाइटी बनवा रहा है या फिर कोई ऑफिस की बिल्डिंग बन रही है, तो टोटल पार्किंग कैपेसिटी जो होगी उसके 20% पार्किंग कैपेसिटी EV चार्जिंग स्टेशन के थ्रू चार्जिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। यानी कि अगर 100 हैं तो एटलीस्ट 20 स्पॉट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे चार्जिंग इक्विपमेंट लगा होगा। ये डेफिनेटली इस मूव से काफ़ी ज़्यादा एक पुश आने वाला है चार्जिंग स्टेशन सप्लाई में। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है सोलर के, अगर आप देखा जाए, क्योंकि सोलर में भी अगर आप देखोगे कुछ सिटीज़ में मैंडेटरी हो गया कि अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो छत पे चार्जिंग स्टेशन मैंडेटरी है। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। GNCTD, Government of National Capital of Territory of Delhi, shall provide a grant of 100% up to 6,000 rupees for the first 30,000 चार्जिंग स्टेशन। यानी कि पहले 30,000 चार्जिंग स्टेशंस में गाइस 6,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा या फिर इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि अगर आप 5,000 रुपये का चार्जिंग स्टेशन खरीदते हैं तो आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप 50,000 का खरीदते हैं तो आपको ऑब्वियसली 6,000 रुपये उसमें इंसेंटिव मिलेगा और आप 44,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सवाल उठता है
कि ये चार्जिंग स्टेशन हम खरीदेंगे कहाँ से, कौन सी कंपनीज़ के होंगे जो कि इस इंसेंटिव के लिए वैलिड होंगे। तो ये सवाल थोड़े से कुछ आंसर तो हो जाते हैं, लेकिन सारे आंसर नहीं होते जब हम सब्सिक्वेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रांट शैल बी अवेलेबल फॉर चार्जर्स जो कि BEVC AC001 स्पेसिफिकेशन से कंप्लाई करते हैं। अब BEVC AC001 स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। Customers of all DISCOMs operating in Delhi shall provide the facility to purchase private charging point online. So अब guys ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्कॉम्स हैं, दिल्ली में 3 डिस्कॉम है, उनके कस्टमर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी डिस्कॉम के द्वारा कि वो ऑनलाइन चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिस्कॉम वाले आके सब्सिडाइज रेट पे आपको चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे और ऑब्वियसली आपको जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे, यानी कि चार्जिंग स्टेशन आप डिस्कॉम की वेबसाइट पे खरीदेंगे। अब अभी भी यहाँ पे सवाल जो है वो पार्शली आंसर हुआ है कि यहाँ से पता चलता है कि वो फैसिलिटी डिस्कॉम दे रहा है, लेकिन वो चार्जिंग स्टेशन कौन सी कंपनी के होंगे, वो कंपनीज़ कैसे डिसाइड होंगी, क्या वो एक कंपनी के टेंडरिंग के थ्रू होंगे या फिर मल्टीपल कंपनीज़ के होंगे, वो सवाल थोड़ा रह जाता है। मेरी गट फीलिंग ये है कि शायद टेंडरिंग का प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर आप में से किसी को डेफिनेटली आइडिया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एनर्जी ऑपरेटर्स शैल बी इन्वाइटेड टू सेटअप चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अक्रॉस डेली इन मल्टीपल फेजेस, यानी कि एनर्जी ऑपरेटर्स। तो गाइज जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे वो ऑब्वियसली कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई SME आके अप्लाई करेगी और उसे रन करेगी, तो उनको यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर्स बोला गया है। और एनर्जी ऑपरेटर्स को इनवाइट किया जाएगा जो कि और उनको एक कंसेशनल रेट पे लीज एग्रीमेंट दिया जाएगा और उनको ज़मीन दी जाएगी, छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड दिए जाएंगे जहाँ पे वो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर्स का रोल आ जाता है। डेफिनेटली ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, अब आते हैं टैरिफ पे कि टैरिफ कौन डिसाइड करेगा। अगर आपने एक चार्जिंग स्टेशन लगाया और आप ऑब्वियसली वो बिजली कंज्यूम कर रहा है तो आप क्या टैरिफ पे करने वाले हैं। अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो क्या टैरिफ पे करेंगे, अगर आप वर्क प्लेस पे लगा रहे हैं तो क्या टैरिफ प्लेस करेंगे, अगर आप एक पब्लिक एनर्जी ऑपरेटर हैं तो क्या टैरिफ प्लेस करेंगे। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जैसे कि बिजली के रेट नॉर्मली हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड करता है, वैसे ही दिल्ली में भी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन उसका टैरिफ डिसाइड करेगा और सर्कुलर्स के थ्रू हर साल, और वो आपको बता देगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये टैरिफ पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अगले पॉइंट पे इस चीज़ को क्लियर किया जाता है कि अगर आपका प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट BEVC AC001 कंप्लाइंट है, यानी कि आपने चार्जिंग स्टेशन ख़रीदा और वो BEVC AC001 कंप्लाइंट है, तो आप जो DERC का जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग टैरिफ रेट दे सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात गाइज ये है कि ऑब्वियसली आपको फिर मीटर अलग लगवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ बिजली विभाग को पता कैसे चलेगा कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट ने कितनी बिजली कंज्यूम करी। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड है गाइस, कैश, कार्ड, मोबाइल वैलेट्स और UPI। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में चार्जिंग स्टेशन है वो सारे कुछ कार्ड्स के थ्रू चलते हैं, तो कुछ UPI का तो कंसेप्ट है नहीं, बट कुछ कार्ड्स के थ्रू चलते हैं, तो कुछ QR कोड के थ्रू। बट यहाँ पे मैंडेट किया गया कि कैश के थ्रू भी पेमेंट होना चाहिए, कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स एंड UPI। कैश के थ्रू कैसे होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ऑपरेटर होगा जो हमसे कैश में पेमेंट लेगा। वोकेशनल कोर्सेज गाइस, अब मैंने इंसेंटिव की बात कर ली जो गाड़ी चलाने वाले और गाड़ी खरीदने वाले को मिलने वाला है। मैंने इंसेंटिव की बात कर ली जो कि चार्जिंग स्टेशन खरीदने वाले और इंस्टॉल करने वाले को मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्किल की, क्योंकि यहाँ पे एक स्किल गैप आ जाएगा। जब भी कोई इकोसिस्टम आता है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड वर्कफोर्स चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है, तो वो वोकेशनल कोर्सेज़ के थ्रू आएगी। क्योंकि अभी हमारे पास करंटली जो मैकेनिक्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो ट्रेडिशनल चीज़ों में काम करने के लिए माहिर है। यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर का काम ठीक कर सकता है, एक मैकेनिकल जो मैकेनिक होता है वो आपकी इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ी ठीक कर सकता है। बट नाउ वी नीड इलेक्ट्रिशियन जो कि गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वो स्किल गैप पूरा करने के लिए हमको वोकेशनल कोर्सेज़ की ज़रूरत है, जो कि इस पॉलिसी में बोला गया है, जो कि वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स के थ्रू लॉन्च किए जाएंगे। सो डेफिनेटली उससे गैप थोड़ा कम होगा, बट अच्छा होगा इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आएँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं। जिस तरीके से डिप्लोमा
के थ्रू जॉब्स होती हैं, तो इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं। तो डेफिनेटली अच्छा होगा कि अगर इस फील्ड में प्राइवेट प्लेयर्स आएँ और दे स्टार्ट गिविंग कोर्सेज एंड ट्रेनिंग पीपल एंड देन जो कि ईवी इकोसिस्टम में फिर जॉब कर पाए। सो गाइस, दीज वर दी की पॉइंट्स फ्रॉम डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अबाउट चार्जिंग पॉइंट्स, जो कि मेरे को आज डिस्कस करने थे। और मैंने जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि मैंने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के इंसेंटिव्स के बारे में एक प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर अगर आप कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया वो डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी पॉइंट को मैंने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू करेक्ट इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सारी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं। सो आपको अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।